नमस्कार दोस्तों। लकी नर्सिंग एकेडमी में आपका दिल खोल के हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास नंबर 3 लेकर आए हैं, जो कि नर्सिंग ऑफिसर आरआरबी और डॉक्टर आरएमएल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है दोस्तों। तो चलिए बगैर देरी किए क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। हमारे जितने भी नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं बच्चे, सबके लिए ये क्लास ही बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। चाहे वो केजीएमयू की तैयारी कर रहा है या एम्स की कर रहा है या ईएसआई की कर रहा है, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है दोस्तों ये क्लास। तो चलिए बगैर देरी किए क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। विच ऑब्जर्वेशन वुड द नर्स एक्सेप्ट टू मेक आफ्टर एन एमिनोटोमी। दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि जो एमिनोटोमी, जो मेम्ब्रेन होती है, उसको रप्चर कर दिया गया है, ठीक है, तो नर्स क्या अनुमान लगाएगी कि एमनियोटिक मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि जब भी कभी एमनियोटिक जो मेम्ब्रेन होती है दोस्तों, जब वो रप्चर होती है तो उसका कलर हमें कैसा देखने को मिलता है। नॉर्मल कलर की बात हुई है दोस्तों यहाँ पर कि एमनियोटिक फ्लूइड होता है जो, उसका कलर हमें कैसा देखने को मिलेगा। तो जो भी एमनियोटिक फ्लूइड होता है दोस्तों, उसका कलर हमेशा क्लियर एमनियोटिक फ्लूइड यानी कि क्लियर देखने को मिलता है, बिल्कुल ना तो डार्क येलो, न ग्रीनिश, न रेड। अगर रेड दिखेगा तो हेमरेज के चांस होंगे दोस्तों, और अगर ग्रीनिश दिखेगा तो ये समझना कि बच्चे ने मेकोनियम पास कर दिया है। और दोस्तों ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है दोस्तों, इसको बनाता कौन है और बनता कैसे है दोस्तों। एमनियोटिक फ्लूइड दोस्तों माँ और बच्चा दोनों मिलकर बनाते हैं, मैटरनल और फीटस दोनों मिलकर बनता है, और इसमें ज़्यादा जो रोल होता है वो फीटस का होता है, और फीटस में भी उसके यूरिन का रोल होता है दोस्तों। और ये कैसा होता है दोस्तों, ये आइसोटोनिक और एल्कलाइन होता है सॉरी। और दोस्तों अगर एमनियोटिक फ्लूइड पर अगर प्रिंसिपल की बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल काम करता है, तो यहाँ पर शॉक एब्जॉर्बर प्रिंसिपल काम करता है। और दोस्तों एग्जामिनर एक बात और पूछ लेता है कि एमनियोटिक फ्लूइड में क्या कोई न्यूट्रिशन होता है, तो एमनियोटिक फ्लूइड में कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होता है। और दोस्तों एमनियोटिक फ्लूइड बनना कब स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनने वाला है दोस्तों आपके सामने कि एमनियोटिक फ्लूइड बनना कब स्टार्ट होता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड दोस्तों सॉरी 12 वीक पर बनना स्टार्ट होता है, और जब ये स्टार्टिंग में जब ये बनना स्टार्ट होता है तो उस टाइम पर 12 वीक पर ये 50 ml होता है दोस्तों। 16 वीक की बात करते हैं तो ये 100 ml हो जाता है, और अगर 20 वीक की बात करते हैं तो 400 ml हो जाता है, और अगर 32 वीक्स की बात करते हैं तो ये 1000 से 1200 ml होता है। और उस टाइम पर अगर एग्जामिनर पूछ लेता है कि एमनियोटिक फ्लूइड अपने पीक लेवल पर कब होता है, तो पीक लेवल पर 32 वीक्स पर होता है दोस्तों। और अगर बनना कब स्टार्ट होता है तो 12 वीक पर, और 12 वीक पर कितना होता है 50 ml, और 32 वीक्स पर 1000 से 12 ml, और 37 to 40 वीक्स पर दोस्तों 600 से 800 ml एमनियोटिक फ्लूइड होता है। और एग्जामिनर पूछ लेता है कि एमनियोटिक फ्लूइड की नॉर्मल रेंज क्या होती है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड की नॉर्मल रेंज पूछ लेता है तो वो 600 से 800 ml होती है दोस्तों, इसको नॉर्मल रेंज बोलते हैं। और यहाँ पर अगर आंसर की बात की जाए तो क्लियर एमनियोटिक फ्लूइड, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एन एमआई। दोस्तों क्वेश्चन ने पूछा है कि एमआई का मतलब मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आपको क्या देखने को मिलेगा। कार्डियोजेनिक शॉक, हार्ट फेलियर, एरिथमियाज और फीवर। अगर दोस्तों मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन की हम बात करते हैं एमआई की, तो सबसे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन दोस्तों एरिथमियाज हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसमें फीवर का, हार्ट फेलियर का और कार्डियोजेनिक शॉक का रोल नहीं होता है दोस्तों। एरिथमियाज इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एमआई।
क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों आपके सामने, बर्थ वेट ट्रिपल बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट। क्वेश्चन ने पूछा है कि जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद बच्चे का वजन ट्रिपल कब तक हो जाता है। ट्रिपल की बात हुई है दोस्तों। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बताता हूँ कि बच्चे का जो नॉर्मल बर्थ वेट होता है वो 2.5 से 3.5 kg होता है दोस्तों। और अगर हम LBW की बात करते हैं, लो बर्थ वेट की, तो वो 2.5 से नीचे माना जाता है। और अगर एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है कि वेरी LBW यानी वेरी लो बर्थ वेट में भी ये 1.5 यानी 1.5 किलो से नीचे माना जाता है। और अगर एक और पूछ लेता है दोस्तों, जो शायद ही एग्जामिनर ने काफ़ी बार पूछा है लेकिन आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, कि एक्सट्रीम LBW यानी एक्सट्रीम लो बर्थ वेट, यानी एक्सट्रीम का मतलब कि समय से बिल्कुल पहले पहले पहले, और वो दोस्तों 1 किलो से कम, एक्सट्रीम लो बर्थ वेट। और अगर हम वज़न की बात करते हैं दोस्तों, तो एट बर्थ पर तो दोस्तों आपको पता ही है कि 2.5 से 3.5 किलो नॉर्मल रेंज मानी जाती है। और अगर 6 मंथ की बात करें तो 2 टाइम्स डबल हो जाता है दोस्तों 6 मंथ पर। और बर्थ से 3 गुना यानी 3 टाइम्स हो जाता है 1 ईयर में। और 4 टाइम हो जाता है 2 ईयर्स में। और 5 टाइम हो जाता है 3 ईयर्स में। और 7 टाइम हो जाता है 7 ईयर में। और 10 ईयर्स पर हो जाता है 10 गुना। दोबारा बताता हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनना। एट बर्थ का आपको पता ही है 2.5 से 3.5 किलो। 2 टाइम होता है 6 मंथ पे, 3 टाइम होता है 1 ईयर पे, 4 टाइम होता है 2 ईयर्स पे, 5 टाइम होता है 3 ईयर्स पे, और 7 टाइम होता है 7 ईयर्स पे, और 10 टाइम होता है 10 ईयर्स पे। और यहाँ पर ट्रिपल पूछा है यानी 3 टाइम का पूछा है, तो 3 टाइम का होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मैंने बोला कि 1 ईयर पे, और 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर इज ऑप्शन ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। विच डिजीज कॉज्ड बाय विटामिन B3। विटामिन B3 की कमी से कौन सी बीमारी होती है। क्वेश्चन ने हमसे ये पूछा है दोस्तों कि विटामिन B3 की कमी से कौन सी बीमारी आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर बेरी की बात करते हैं दोस्तों, तो ये विटामिन B1 की कमी से देखने को मिलती है। और इसमें सॉरी दोस्तों, विटामिन B1 की कमी से देखने को मिलती है, और ये थायामिन विटामिन की कमी से होता है दोस्तों। और अगर ग्लोसाइटाइटिस की बात की जाए, तो ये दोस्तों ओरल कैविटी में इन्फ्लामेशन होने के कारण होता है दोस्तों। और ऑप्शन नंबर डी, पैरास्थेसिया की बात करते हैं दोस्तों, तो ये विटामिन B6 की कमी से देखने को मिलता है। और इसमें 3D साइन देखने को मिलते हैं दोस्तों, 3D साइन। 3D साइन में क्या क्या होता है दोस्तों, 3D साइन कैसा होता है दोस्तों, 3D साइन में हमें ये देखने को मिलती है। और अगर यहाँ पर विटामिन B3 की कमी के कारण जो आपको देखने को मिलती है, उसको बोलते हैं दोस्तों प्लेग्रा, पेलेग्रा। और पेलेग्रा किसकी कमी से होता है दोस्तों, नियासिन की कमी से होता है दोस्तों। इसमें क्लासिकल फीचर भी आपको देखने को मिलते हैं, और नियासिन की कमी से आपको पेलेग्रा देखने को मिलता है। और नियासिन की कमी में भी दोस्तों 3-4 चीज़ें आपके सामने होती हैं। वो होती हैं, सबसे पहला नियासिन की कमी से डायरिया होता है, डर्मेटाइटिस होती है, और डिमेंशिया होता है। और अगर दोस्तों नियासिन की कमी को हम नहीं ठीक कर पाए तो 4D साइन में वो कन्वर्ट हो जाती है। और 4D साइन में कन्वर्ट होने का मतलब ये होता है कि उस पेशेंट की डेथ हो जाती है, यानी डेथ की संभावना पूरी हो जाती है अगर 4D साइन में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों मैंने क्या बताया कि विटामिन B3 नियासिन की कमी से होता है। और नियासिन में दोस्तों डायरिया, डर्मेटाइटिस और डिमेंशिया, ये चीज़ें आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर इज ऑप्शन सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। ए क्लाइंट अंडरगोइंग एल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन आस्क अबाउट अटेंडिंग एल्कोहलिक एनोनिमस मीटिंग आफ्टर डिस्चार्ज, व्हाट इज द नर्स बेस्ट इनिशियल प्ले। दोस्तों क्वेश्चन ने पूछा है कि
एक पेशेंट है जो कि अल्कोहलिक है और वह अल्कोहल को छोड़ने के लिए अल्कोहली एनोनिमस यानी कि से जुड़ गया है। यानी कि एक अल्कोहलिक एनोनिमस का मतलब होता है दोस्तों कि एक स्पेशल एक टीम बनाई जाती है, एक जो मतलब क्या बोलते हैं दोस्तों, जैसे हम बोलते हैं कि नशा मुक्ति केंद्र, इस तरीके की एक टीम होती है और वो उससे जुड़ चुका है जो बंदा अल्कोहल छोड़ने की कोशिश कर रहा है और अब वहाँ से वो डिस्चार्ज हो रहा है। वो जुड़ गया है, आफ्टर वहाँ जुड़ने के बाद अब वो वहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है। व्हाट इज़ द नर्स बेस्ट इनिशियल प्ले, तो यहाँ पर नर्स का बेस्ट इनिशियल एक्शन प्ले यानी बेस्ट नर्स का क्या रोल रहेगा उस पेशेंट को समझाने का या उससे पूछने का कि आपको यहाँ पर कैसा लगा, क्या फील हुआ, क्या समस्या है, इसमें क्या होता है दोस्तों। तो अगर हम यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर दोस्तों बनता है आपके सामने ऑप्शन नंबर सी। व्हाट फीलिंग डू यू हैव अबाउट गोइंग टू दोज मीटिंग्स, यानी उस पेशेंट को हमें ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने होते हैं कि इसका मतलब वहाँ उसका मेमोरी आपको कैसे देखने को मिला, यहाँ पर आपको कैसा फील हुआ। और अगर ऑप्शन नंबर ए की बात करें, यू विल नीड देयर सपोर्ट, यहाँ पे आपको किसी की सपोर्ट की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। और अगर हम पेशेंट से नॉर्मली हम बात करते हैं कि आपको ओपन एंडेड का मतलब कि बिल्कुल खुल के क्वेश्चन पूछने होते हैं उस पेशेंट से कि आपको यहाँ पर कैसा लगा, आपको आपकी मेमोरी में, आपकी मीटिंग में, यहाँ मीटिंग अटेंड करने के बाद आपको कुछ कैसा फील हुआ, या फिर आप जब बाहर जाते हो तो उन्हीं के पास जब बैठते हो जिनके पास पहले बैठते थे तो वहाँ पर कैसा फील होता है आपको। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। जो भी पेशेंट एल्कोहलिज एनोनिमस का पेशेंट है दोस्तों और वो अल्कोहल छोड़ने की अगर कोशिश की, उसने उस मीटिंग से जुड़ गया है, तो उस क्वेश्चन से हमें क्वेश्चन करना है कि व्हाट फीलिंग डू यू हैव अबाउट गोइंग टू दोज मीटिंग, यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा है कि इसका मतलब वहाँ उस मेमोरी में आपको जाने के बाद कैसा लगा, उस मीटिंग में जाने के बाद। ऑप्शन नंबर 6 आपके सामने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्शन बाय द नर्स बेस्ट एंश्योर दैट एन एक्यूरेट फीटल हार्ट रेट इज ओबेन्ड। दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जिसमें हमें ये पता चल रहा है कि बच्चे की यानी फिटल की हार्ट रेट बराबर चेक हो रही है दोस्तों। यानी जो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों उनमें से हमें ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट है जिसमें हमें ये पता चलता है कि बच्चे की यानी फिटल की जो हार्ट रेट है वो अच्छे तरीके से बराबर चेक हो रही है दोस्तों। असेस द फिटल हार्ट रेट व्हेन द क्लाइंट इज लाइंग ऑन हर राइट साइड। असेस द फिटल हार्ट रेट व्हेन द क्लाइंट रिपोर्ट्स फिटल मूवमेंट। असेस द फिटल हार्ट रेट बिटवीन ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। ऑप्शन नंबर डी, असेस द मैटरनल पल्स एंड फिटल हार्ट रेट एंड कंपेयर द टू। दोस्तों यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर बनता है आपके सामने ऑप्शन नंबर डी, असेस द मैटरनल पल्स एंड फीटल हार्ट रेट एंड कंपेयर द टू। यानी माँ और बच्चे की दोनों की हार्ट रेट को सफल करना, यानी माँ और बच्चे की दोनों हार्ट रेट को सफल करेंगे तब हम बच्चे की हार्ट रेट का नॉर्मल हमें उस तरीके को हम बोलते हैं कि वो तरीका बिल्कुल ठीक है कि जहाँ हमें पता लग रहा है कि बच्चे की हार्ट रेट बिल्कुल नॉर्मल है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 7, वेयर इज द परमानेंट पेस मेकर बैटरी हैज़ बीन इम्प्लांटेड। दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि जब भी हम किसी पेशेंट को पेस मेकर डालते हैं तो पेस मेकर डलने के बाद उसकी बैटरी को कहाँ पर इम्प्लांट किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि पेस मेकर की जो बैटरी होती है दोस्तों वो उसमें हमें वो बैटरी कैसी देखने को मिलती है, वो बैटरी हमें दोस्तों लिथियम बैटरी हमें देखने को मिलती है। और अगर किसी भी पेशेंट को दोस्तों अगर पेसमेकर डला हुआ है तो उस पेशेंट को हमें कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है कुछ चीज़ें, और उसमें दोस्तों कॉन्ट्रा इंडिकेट कौन सी होती हैं। एक तो दोस्तों एमआरआई, कि उसको बोलना है कि एमआरआई नहीं करा सकता है। दूसरी बात कि वो पेशेंट कभी भी ईसीटी नहीं करा सकता है। और दोस्तों वो उस पेशेंट को हमें एक चीज़ और बोलनी है कि वो पेशेंट खुले में यानी कि मतलब कि
जो ओपन गेम होते हैं वो ना खेले। अगर मान के चलो वो पेशेंट जिसको पेसमेकर डला हुआ वो क्रिकेट खेल रहा है और दूसरे बंदे ने सामने से गेंद डाली और वो सीधी उसकी चेस्ट पे आकर लग गई, तो चेस्ट पर लगने से दोस्तों पेसमेकर की बैटरी टूट सकती है, डिस्चार्ज हो सकती है, या पेसमेकर में कोई इफेक्ट आ सकता है जिसकी वजह से पेशेंट की जो हार्ट रेट है वो नीचे आनी स्टार्ट हो जाएगी। और अगर पेशेंट की हार्ट रेट नीचे आनी स्टार्ट हो जाएगी तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। यानी जो ओपन गेम होते हैं वो नहीं खेलने होते हैं पेसमेकर जिस पेशेंट को डला हुआ है। और अगर यहाँ पर बैटरी की बात करते हैं कि बैटरी कहाँ पर इम्प्लांट होती है दोस्तों, तो बैटरी हमेशा दोस्तों बिलो द राइट क्लेविकल, यहाँ पर राइट आंसर बनता है दोस्तों ऑप्शन ए। पेस मेकर की जो बैटरी होती है वो बिलो द राइट क्लेविकल इम्प्लांट की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए क्लाइंट विजिट द पेरिटोनल क्लिनिक फॉर द फर्स्ट टाइम, हाउ शुड द नर्स रिकॉर्ड द क्लाइंट प्रेगनेंसी स्टेटस ऑन द पेरिनेटल रिकॉर्ड। दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि क्लाइंट है जो पहली बार पेरिटोनल क्लिनिक पर आई है और वह प्रेगनेंसी के स्टेटस को मतलब उस नर्स को दिखा रही है, तो नर्स उसमें क्या रिकॉर्ड देखती है कि वो पहली बार पेरिनेटल क्लिनिक का मतलब होता है दोस्तों जो प्रेगनेंसी के दौरान जब विजिट करते हैं जहाँ पर उसको हम पेरिटोनल क्लिनिक कहते हैं, पेरिनेटल क्लिनिक सॉरी दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान विजिट करते हैं तो पेरिनेटल क्लिनिक हम उसको बोलते हैं दोस्तों। और यहाँ पर भाभी जी जो है वो पहली बार प्रेग्नेंट हुई है और पहली बार ही हमारे क्लिनिक पर आई है, पहली बार विजिट कर रही है, तो इसका मतलब दोस्तों पहली बार प्रेग्नेंट हुई है। और वहाँ पर नर्स क्या अनुमान लगाएगी कि जो कोई भी फीमेल अगर पहली बार प्रेग्नेंट होती है, यहाँ पर दोस्तों ध्यान से सुनना, मैंने कल की क्लास में भी आपको एक चीज़ बताई थी कि पहली बार प्रेग्नेंट होना और एक था दोस्तों कि मैंने आपको यहाँ पर देखो मैं पूरी तरीके से समझाता हूँ। यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों आपके सामने ऑप्शन नंबर सी, प्राइमी ग्रेविडा। प्राइमी ग्रेविडा का मतलब क्या है दोस्तों कि पहली बार प्रेग्नेंट, विजिट पहली बार की है तो पहली बार प्रेग्नेंट हुई है। और अगर प्राइमी पैरा की बात की जाए दोस्तों, प्राइमी पैरा का मतलब ये होता है कि जो माँ है वो प्रेग्नेंट तो कई बार हो चुकी है, यानी प्राइमी ग्रेविडा उसमें कोई मायने नहीं रखता। प्राइमी ग्रेविडा का मतलब ये होता है कि वो पहली बार प्रेग्नेंट हुई है। और प्राइमी पैरा का मतलब जो मैंने कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, प्राइमी पैरा का मतलब ये है कि वो जब प्रेग्नेंट होती है तो वो 4 वीक्स या 10 वीक्स को क्रॉस कर जाती है, उसके बाद हम उसको प्राइमी पैरा बोलते हैं दोस्तों। मल्टी ग्रेविडा का मतलब जो भाभी जी 4 बार से ज़्यादा प्रेग्नेंट हो चुकी है, और मल्टी पैरा होता है दोस्तों जो 4 बार से ज़्यादा प्रेग्नेंट हो चुकी है, और मल्टी ग्रेविडा जो 5 बार से ज़्यादा प्रेग्नेंट हो चुकी है उसको हम मल्टी ग्रेविडा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि क्लिनिक पर पहली बार विजिट की है, पहली बार प्रेग्नेंट हुई है, उसको हम प्राइमी ग्रेविडा बोलेंगे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 9, ए नर्स इज असेसिंग ए पेशेंट विद ए डायग्नोसिस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, व्हाट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सपोर्ट द डायग्नोसिस एक्सेप्ट। दोस्तों क्वेश्चन ने मुझे क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि एक पेशेंट को नर्स असेस कर रही है जिसमें पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है, तो हमारे सामने जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से हमें ये बताना है कि सारे ऑप्शन हाइपोग्लाइसीमिया को सपोर्ट करते हैं एक को छोड़कर। कि नर्स ने देखा दोस्तों कि एक पेशेंट है जिसको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है, और जो ऑप्शन हमारे सामने दिए गए हैं वो सारे के सारे हाइपोग्लाइसीमिया को सपोर्ट करते हैं, यानी हाइपोग्लाइसीमिया के क्वेश्चन है। और एक आंसर ऐसा है कि जो हाइपोग्लाइसीमिया का नहीं है, वो हमें बताना है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं स्लर्ड स्पीच की, तो स्लर्ड स्पीच आपको हाइपोग्लाइसीमिया में देखने को मिलता है दोस्तों। स्लर्ड स्पीच का मतलब होता है कि मरीज की आवाज़ में हमें वाइब्रेट देखने को मिलता है, बिल्कुल स्लो स्लो आवाज़ आपको देखने को मिलती है। पल्पिटेशन का मतलब होता है दोस्तों अपनी खुद की धड़कन को महसूस करना, पल्पिटेशन, और ये भी हाइपोग्लाइसीमिया के कारण होता है दोस्तों। जैसे कि हम स्कूल में जाते थे दोस्तों, जब भी हमें डर होता था कि टीचर हमें मारेगा तो हमें खुद की धड़कन खुद फील होने लगती थी। अब जैसे हम बाहर कहीं खेलने चले गए, लेट हो गए, मम्मी पापा मारेंगे तो हमें खुद की धड़कन फील होने लग गई, उसको हम पाल्पिटेशन बोलते हैं दोस्तों।
और अगर दोस्तों डाईफेरोसिस की बात करते हैं, डाईफेरोसिस में मतलब दोस्तों पेशेंट को आपको स्वेटिंग देखने को मिलेगी, पसीना देखने को मिलेगा। ये तीनों के तीनों दोस्तों ऑप्शन बी, सी और डी, ये तीनों आपको हाइपोग्लाइसीमिया के में देखने को मिलते हैं। और अगर ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं थ्रस्ट, तो थ्रस्ट दोस्तों हाइपोग्लाइसीमिया नहीं, हाइपरग्लाइसीमिया में आपको देखने को मिलता है। जब भी किसी पेशेंट में हाइपरग्लाइसीमिया होता है तो उस पेशेंट को प्यास लगती है। थ्रस्ट यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्योंकि हमें यहाँ पर हाइपो के बारे में पूछा था कि हाइपो में स्पोर्ट कौन कौन करते हैं, तो हाइपो में स्पोर्ट डाईफायरोसिस, पाल्पिटेशन और स्लर्ड स्पीच, ये तीनों हाइपोग्लाइसीमिया में आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो थ्रस्ट है वो थ्रस्ट दोस्तों हाइपरग्लाइसीमिया का साइन आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिस्क ऑफ स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्वेश्चन ने पूछा है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई फीमेल, कोई भाभी जी स्मोकिंग करती है तो उसमें क्या रिस्क रहेगा। प्रेगनेंसी के दौरान स्मोकिंग, वैसे तो दोस्तों मैं बताता हूँ, आपको भी पता होगा, प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी स्मोकिंग हमें नहीं करवानी चाहिए पेशेंट को। हमें उसको बहुत ही, अगर उस पेशेंट स्मोकिंग करता है पहले से तो हमें उसको रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि आप स्मोकिंग मत करना, आपके बच्चे पर इफेक्ट पड़ सकता है। और अगर यहाँ पर स्मोकिंग के कारण प्रेगनेंसी में हमें क्या रिस्क देखने को मिलेगा, तो दोस्तों यहाँ पर इन्फेक्शन का कोई रोल नहीं होता, और बेबी का हैवी और वेट का कोई रोल नहीं होता दोस्तों, और सिजेरियन सेक्शन का कोई रोल नहीं होता। यहाँ पर रोल होता है दोस्तों प्री मैच्योर बेबी का, कि स्मोकिंग करने से दोस्तों प्रेगनेंसी में बेबी प्री मैच्योर देखने को मिलता है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये थी आपके सामने क्लास नंबर 3, जो कि हमारे नर्सिंग, जितने भी हमारे नर्सिंग MCQs हैं, जितने भी हमारे नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं हमारे बच्चे, सब के लिए बहुत ही, जितने भी आपके सामने एग्ज़ाम आएंगे सब में आपको ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे दोस्तों। भले ही हमारे लॉजिक कंसेप्ट आपको, हमारी आवाज़ में थोड़ा सा आपको इफेक्ट लग सकता है दोस्तों, लेकिन हमारे जितने भी लॉजिक और कंसेप्ट है, जितने भी हमारे क्वेश्चन है, उसमें आपको 1% भी कोई भी फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों हमें बहुत मुश्किल से तैयार करते हैं दोस्तों इन क्वेश्चनों को आपके लिए, और ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।